Hello students, in this video now we are ready to discuss about the unification of Germany. In the previous video we discussed about French Revolution 1848. It was a very impressive and very important event of Europe. French Revolution 1848 widened the path of the unification of many countries in Europe. Among them, Germany was very important. जर्मनी के यूनिफिकेशन को जब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे दो स्टेजेस में. जर्मनी वॉज यूनिफाइड इन टू स्टेजेस. पहले स्टेज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल प्लेड बाय मिडिल क्लास. मिडिल क्लास ने क्या रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए. और सेकेंड स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क ने, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं, उसने क्या रोल प्ले किया जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए. सो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मिडिल क्लास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था. जर्मनी छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्रशिया, जो उस समय एक तरह से जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था. और जर्मनी को जो लीड कर रहा था प्रशिया, उसके किंग्स थे उसमें फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ. तो मिडिल क्लास ने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, उसने मोनार्की को हरा दिया, डिफीट किया. उसके बाद वो बहुत खुश हुए. वो चाहते थे कि एक नेशन बने, जर्मनी एक नेशन बने, एक नेशनल असेंबली बने जर्मनी में. और उसकी वो तैयारी करने लगे, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि अगर किसी कंट्री को चलाना है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. तो जर्मनी को एक नेशन बनाना था और वो पहला स्टेज पार कर चुके थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बड़ा जरूरी था. उसके लिए उन्होंने एक प्लेस सेलेक्ट किया फ्रैंकफर्ट में, सेंट पॉल चर्च. और वहां वो लोग चल दिए, मिडिल क्लास के लोग, जिसमें एजुकेटेड लोग थे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें वेल टू डू आर्टिजन्स थे. ये सब लोग मिलके एक फेस्टिव प्रोसेशन की शक्ल में फ्रैंकफर्ट की ओर चल दिए, ताकि वो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके. लेकिन सभी लोग जा नहीं सकते, इसलिए 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया. और 18 मई को 1848 को ये लोग फ्रैंकफर्ट की ओर चल दिए कि जाएंगे वहां, और सेंट पॉल चर्च में, जिसका पिक्चर हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहां बैठेंगे और जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया. बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारी आपस में बहस हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और काफी टाइम लग गया. 6 महीना से लेके कहा जाता है कि 1 साल का समय लग गया. और ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, सब कुछ भूल कर, अपने दुश्मनों को भूल कर, मोनार्की को भूल के, किंग्स को भूल के, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एकदम बिजी हो गए. इतना खो गए कि वो अपने दुश्मनों को भूल गए. और इसी बीच फ्रेडरिक विलियम फोर ने जर्मनी के जो दूसरे स्टेट्स के जो किंग्स थे, उनके साथ मिलकर अपने पावर को रिगेन कर लिया. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो मिडिल क्लास के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और उन्होंने सोचा कि प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर को ही किंग रखेंगे, हालांकि सारा पावर पार्लियामेंट के पास रहेगा. जब ये प्रपोजल लेके वो किंग के पास गए, तो किंग तो पहले से ही जला भुना बैठा था, उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. उसको मोनार्की का और मिलिट्री का साथ मिल गया. इधर मिडिल क्लास वाले कमजोर पड़ गए, क्योंकि
पीजेंट्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि उसने पीजेंट को डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और मिडिल क्लास काफी कमजोर हो गया। इसका फायदा फ्रेडरिक विलियम फोर ने उठाया। उसने अपने सोल्जर्स बुलाए, अपनी आर्मी बुलाई और मिडिल क्लास को क्रश कर दिया। पहला स्टेज खत्म हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे वो पहला जो स्टेज था वो फेल हो गया। इसमें एक नजर हम लोग ये भी डालें कि वीमेन का क्या रोल था। वीमेन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन उनको उतनी तरजीह नहीं दी गई, उनको उतना सम्मान नहीं दिया गया, रेस्पेक्ट नहीं दिया गया। विमेन ने जो पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, उन्होंने प्रोसेसन से भाग लिए, मीटिंग से भाग लिए और बहुत एक्टिव रही। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो उसको ऑडियंस में खड़ा कर दिया गया, उनको कोई एक्टिव रोल नहीं दिया गया। ये भी एक ड्रॉबैक था उसका। जब ये मूवमेंट मिडिल क्लास का सप्रेस हो गया तो कंजर्वेटिव जो जीत तो गए थे, लेकिन वो सोचने को ये मजबूर हो गए कि बार बार ये अगर ऐसा ही मूवमेंट चलता रहा तो फिर डेवलपमेंट वॉर कैसे होगा, कैसे वो अच्छे ढंग से पीसफुली रूल कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि कुछ कंसेशंस दिए जाए, कुछ रिफॉर्म्स किए जाए। उन्होंने रिफॉर्म्स किया भी, जैसे सर्फडम को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया, बॉन्डेड लेबर को हटा दिया और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए ताकि बार बार ये जो रिवोल्यूशंस हो रहे थे, जो मूवमेंट्स हो रहे थे, वो ना हो और कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। तो पहला जो स्टेज था वो खत्म हो गया। पहला स्टेज जिसमें मिडिल क्लास ने काफी कोशिश की जर्मनी को एक नेशन बनाने की, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसको मोनार्की ने मिलिट्री के सहयोग से और लैंडलॉर्ड, जिसको जंकर्स कहते थे उस समय, जंकर्स, उसके हेल्प से इसको सप्रेस कर दिया। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा था और इस आइडिया को एडॉप्ट कर लिया प्रशिया ने, जो एक्चुअली उस समय जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और प्रशिया में भी प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने, जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहते हैं, उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने अपने ब्यूरोक्रेसी को समझाया, ऑफिसर्स को समझाया, उसने मिलिट्री को समझाया, उसने अपने किंग को समझाया और सबका साथ लेकर उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। 7 इयर्स में उसको 3 वार्स लड़ने पड़े, 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और उसके बाद फ्रांस से। पहली लड़ाई उसने डेनमार्क से लड़ी और डेनमार्क से जर्मनी का जो लैंड था, जो जमीन थी, वो वापस लिया। लेकिन ऑस्ट्रिया उसके साथ गया था, तो ऑस्ट्रिया बड़ी बदमाशी करने लगा, उसने उसमें अपना हिस्सा मांगा। ये बिस्मार्क को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने देखा कोई चारा नहीं है, अभी दे दो। उसने ऑस्ट्रिया को हिस्सा दे दिया। इससे ऑस्ट्रिया बड़ा खुश हो गया, सेलिब्रेशन में बिजी हो गया और इसका फायदा बिस्मार्क ने उठा के उस पर अटैक करके उसको बुरी तरह से हराया। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने कभी बिस्मार्क के सामने सर नहीं उठाया। ये दूसरी विक्ट्री थी। फाइनल विक्ट्री उसकी थी फ्रांस के खिलाफ। उसने फ्रांस पे अटैक किया और 1871 में बिस्मार्क ने फ्रांस को हराया और फ्रांस को हराने के साथ साथ उसे जर्मनी की सारी जमीन वापस ली और जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में कंप्लीट हुआ। कैसर विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम किया गया कि वो किंग होगा यूनिफाइड जर्मनी का। 18 जनवरी को, कड़ाके की ठंड में 18 जनवरी को 1871 को वर्साई में हॉल ऑफ मिरर में सब लोग इकट्ठे हुए। उसमें डिफरेंट जो किंगडम्स थे, डिफरेंट स्टेट थे जर्मनी के, उनके प्रिंसेस, किंग्स, प्रिंसेस, मिलिट्री के लोग, जो मिनिस्टर्स थे जर्मनी के,
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑटोमन बिस्मार्क ही था। वो लोग इकट्ठा हुए और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो ऑटोमन बिस्मार्क के लीडरशिप में कंप्लीट हो गया। हम देख रहे हैं ऑटोमन बिस्मार्क जो आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहे जाते हैं, उसका पिक्चर दिखाई दे रहा है। और यूनिफिकेशन के बाद जो जर्मनी उस समय था 1871 में, वो भी दिखाई दे रहा है। जर्मनी यूनिफाइड हो गया। कैसर विलियम फर्स्ट को वहां का किंग बनाया गया और इसके बाद जर्मनी ने अपना डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसके लिए उसने अपने करेंसी पे ध्यान दिया, डेवलपमेंट ऑफ करेंसी पे ध्यान दिया, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम पे ध्यान दिया, लीगल प्रोसेस पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे भी ध्यान दिया और इस तरह से जर्मनी ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया यूनिफिकेशन के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो 2 स्टेज में हुआ और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था ऑटोमन बिस्मार्क का। हालांकि मिडिल क्लास ने बहुत कोशिश की लेकिन वो जर्मनी को यूनिफाई नहीं कर सके, फेल हो गए। लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाइड किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू वेरी मच।